गुस्सा इंसान की वो कमजोरी है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। चल भैया जी 975 रुपए का बिल है, 500 रुपए देकर कहाँ खिसक रहे हो? जितना दिया बहुत है, चल। पैसे तो देने पड़ेंगे भैया जी। हमको आंख दिखाता है, अपनी पे आगे तो तेरा ढाबा बंद करवा दूंगा। अगर सरोज दीदी ने सुन लिया ना तो खाने लायक बचोगे ना पचाने लायक। अबे कौन है तेरी सरोज दीदी है जो तू इतना कर दिखा रहा है? क्या है रे? हाँ? पढ़ाई लिखाई की उम्र है इसीलिए समझा रहे हैं। गुंडागर्दी अच्छी चीज नहीं होती, समझे? फिर भी अगर ज्यादा खुजली है ना तो बोल, खोलूं तेरा आंटी ना। सॉरी दीदी, गलती हो गई। ये ले भाई, ठीक है ना? सॉरी दीदी। मधु, 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 अम्मा, 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 मधु कहाँ है? क्या हुआ? काहे शोर मचा रखा है? आप लोग घोड़े बेचकर सोए और हम चिल्लाए भी ना। कहाँ है मधु? अपने कमरे में होगी, और कहाँ? अरे अपने कमरे में नहीं है, तभी तो पूछ रहे हैं। पर मधु तो बोली थी कि रात भर कमरे में बैठ के पढ़ाई करेगी, ऐसे अचानक कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हाँ, और 100 घोड़े बेचकर कर ली पढ़ाई। अब जाकर देखो। हाँ, ए रिक्शा, ऊपर जाकर देखो। कहाँ गई ये लड़की? कहाँ हुआ अम्मा? हाँ, मिली? हाँ, नहीं। ए रिक्शा, ऊपर है क्या? नहीं मम्मी। नहीं, अरे कहे थे हम कि ध्यान दो इस पर, लेकिन नहीं। मधु जिस लड़के के साथ भागी उसका नाम क्या है? राजेश, 1 नंबर का लफंगा है साहब। उसी ने हमारी लड़की को भड़काया है। ये राजेश रहता कहाँ है? हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर। गए थे हम उसके घर, लेकिन उसके माँ बाप ने कुछ भी नहीं बताया। आप राजेश के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज कीजिए साहब। अरे नाबालिग है हमारी लड़की, अभी सिर्फ 17.5 साल की है। और उस राजेश ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि फोन भी बंद कर रखा है उस मधु ने। आप लोग जल्दी कुछ कीजिए। ठीक है, आप हमें मधु का फोटो, उसका फ़ोन नंबर दीजिए और साथ में राजेश का नंबर भी दीजिए। राजेश का फ़ोन नंबर तो नहीं है हमारे पास। राजेश यहीं पे रहता है? हाँ साहब, राजेश हमारा ही बेटा है। मधु को जानते हैं आप? हाँ, उसकी माँ आई थी अभी, पर साहब हमें नहीं पता राजेश कहाँ पर है। एक नाबालिग लड़की को लेकर भागा है। मधु की माँ भी यही बोली थी। राजेश के पापा भी काफ़ी देर से गए हैं उसे ढूंढने के लिए, अब तक नहीं लौटे। राजेश का फ़ोन नंबर दीजिए। 98। मम्मी, कैलाश मामा का फोन। हाँ बोलो कैलाश, कुछ पता चला? अरे नहीं दीदी, कुछ पता नहीं चला। लेकिन आप बोलो तो उसके बाप को तोड़ू क्या? अरे उसका बाप जानता होगा वो मधु को भगा के कहाँ ले गया है राजेश। अरे हम उसको पहले ही चमका चुके हैं, कुछ नहीं पता है उसको। अगर तोड़ना है तो उस राजेश को ढूंढकर उसको तोड़ो। ठीक है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है।
भाई, आपने राजेश को कहीं देखा है? राजेश यहाँ आया था क्या? आप लोगों ने सुबह से राजेश को नहीं देखा? हेलो, राजेश मिला? कौन बोल रहा है? सब इंस्पेक्टर विवेक राणा। सर, हम राजेश को ढूंढने ही निकले हैं। बहुत देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला। मधु को कोसने की बजाय उसकी बात शांति से सुनी होती ना, तो आज ये नौबत ना होती। वो कभी हमारा कुछ सुनती भी थी जो शांति से समझाते उसको? अरे तू माँ है और बच्चों को हर बात डांट के नहीं समझाई जाती। आपको हमेशा हमारा ही गलती दिखाई देता है अम्मा, और उसने जो किया वो कुछ नहीं। तूने खुद को कभी देखा है? अरे शालीनता तो औरत का गहना होती है, और तूने क्या किया? रुपए कमाने के लिए अपने हाथ से ही अपने सर का पल्लू हटा दिया और जेब में तमंचा रख लिया। कहाँ मिला हमको शालीनता से? हाँ, अगर पहले से चालू चपट होते तो आज हमको बचाने के लिए आपका बेटा जेल में ना होता। दुनिया की ठोकर खाई तब समझ में आए, कोई दोबारा हमारे पल्लू पर हाथ लगाए उससे पहले ही हटा दिया अपना पल्लू। पर हमारी बेटी हमारी इज्जत इस तरह उछालेगी ये नहीं सोचे थे। मम्मी, आप प्लीज दीदी को गलत। तुम उसकी तरफदारी मत करो। उसने हमको उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिसे बदलने की हम 5 साल से कोशिश कर रहे थे। जी बोलिए, क्या ऑर्डर है? अरे वाह, तू तो बड़ी मुफ्त निकली रे। जी आते ही ऑर्डर भी मांग ली। चल गाड़ी में चल, मुझे वहीं ऑर्डर भी देते हैं जी, वो भी टिप के साथ। चलिए, छोड़िए हमारा। थप्पड़ मार दिए। भैया 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 उठिए उठिए भैया भैया। ये दिन राजनाथ और उनकी पत्नी सरोज की जिंदगी का वो काला दिन था जिसने एक ही झटके में उनके हंसते खेलते परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। माना कि गलत करना और सहना दोनों ही गलत हैं, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे हम पर भी गिर सकते हैं। राजनाथ को उमाकांत की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। देखो सरोज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अम्मा, दीक्षा और मधु की जिम्मेदारी तुम्हें संभाल ली, और डर के नहीं, हिम्मत से। चलो। कैसे करेंगे हम अकेले ये सब? करना है तुम्हें। इसीलिए हम अपना कायाकल्प बदल लिए, अपनी मेहनत से ढाबे का नक्शा बदल दिए, बंदूक उठाए ताकि कोई हम पे गंदी नजर न डाले, अपनी रक्षा के लिए गुंडे पाले, क्योंकि हम जानते हैं ढाबे पर हर किस्म का कस्टमर आता है। लेकिन इतना सब करके भी हम मधु को काबू नहीं कर पाए। हटिए, पीछे हटिए।
पीछे होइए। गुप्ता पीछे हटाओ सबको। चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ। सर ये तो मधु है। इसी की माँ ने कल रात को उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जो अपने बॉयफ्रेंड राजेश के संग भागी थी। लगता है इसे गला घोंट के मारा गया है। लाश को पहली बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था। ये लड़का था इसके साथ? जी नहीं सर। सर मधु की लाश यहाँ पर मिली है और राजेश फरार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश ने मधु को मारा और अब फरार हो गया? पर राजेश तो मधु से प्यार करता था ना, तो फिर मधु को मारने के पीछे उसका मकसद क्या होगा? कहानी कुछ और ही है राणा। अरे दीदी तुम हमको पहला छूट दी होती ना तो गला काट के रख देते उस राजेश का। कमीना भगाता तो नहीं हमारी मधु को। अगर राजेश का गला कटवा दिए होते तो मधु हमको तुमको दोनों को जेल भिजवा देती। इसका भूत सवार था उस पर। पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने के लिए जन्मी है हमारे कोख से। सरोज, तू अब तक मधु को कोस रही है? और तू कैलाश, अरे मार काट की बात छोड़ और जाकर के पुलिस से कुछ पता कर। हेलो, मधु की हत्या ने इस केस में कई और नए पहलू खोल दिए। उसकी हत्या किसने और किस इरादे से की थी? क्या इसमें उसकी मां सरोज का कोई हाथ था, जिसे परिस्थितियों ने इतना कठोर बना दिया था कि वो अपने मान को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी? क्या वो राजेश था जो अब तक फरार था और प्राइम सस्पेक्ट भी था? क्या राजेश के पिता की इस हत्याकांड में कोई भूमिका थी, या फिर कोई ऐसा एंगल था जिससे पुलिस अब तक अनजान थी? इन सवालों के साथ पुलिस राजेश के माता पिता से मिलने उसके घर पहुंची। साहब, अब मानते हैं कि राजेश ने मधु को भगाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो मधु से बहुत प्यार करता था। वो उसका खून कभी नहीं कर सकता। अगर खून कर नहीं सकता तो फिर गायब क्यों है? ये सवाल तो आप मधु की मां से ही पूछिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि राजेश को उसने ही अगवा किया है। कुछ दिन पहले राजेश को उसने धमकी भी दी थी। अरे दोबारा अगर मधु से मिले ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। मर्डर मधु का हुआ है और आप लोग राजेश के गायब होने का इल्जाम मधु की मां सरोज पर लगा रहे हैं। सर, हो सकता है उसकी मां ने अपनी बेटी को मार के राजेश को अगवा किया हो। उनकी फैमिली क्रिमिनल है। उसका पति तो कब से जेल में है, और उसके जेल में जाने के बाद में वो बाहर क्या क्या करती है आप किसी से भी पूछ सकते हो। सर मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसका गला घुटने से हुई, और सर हत्या का समय उसी रात 11 से 12 बजे के बीच है जिस रात वो राजेश के संग भागी थी। राजेश का कोई लीड मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने मधु की मां सरोज के बारे में पता किया तो सामने आया कि उसके ढाबे पर अक्सर उसका लोगों से झगड़ा होता रहता है और आसपास के लोगों के मन में भी उसका बड़ा खौफ है। और सर ये भी पता चला है कि सरोज अपने पास एक रिवॉल्वर भी रखती है। राणा, अगर हम ये मान भी लें कि सरोज ने राजेश को गायब करवाया है, तो भी क्या वो अपनी बेटी को मरवा सकती है? पॉसिबल है सर, क्योंकि मधु उसकी मर्जी के खिलाफ राजेश के संग भागी थी, तो हो सकता है गुस्से में आकर सरोज ने मधु का मर्डर कर दिया। राजेश के घर वाले कुछ भी बक रहे, आप उनका बात मानकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। पर ये तो आप भी मानते हैं कि राजेश और मधु एक दूसरे से प्यार करते थे? भड़का रखा था उसने हमारी बेटी को। आप उसे ढूंढकर अंदर कीजिए ना साहब। राजेश को तो हम ढूंढ निकालेंगे सरोज जी, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? छुपा नहीं रहे,
पछता रहे। अगर आज मधु हमको समझी होती ना तो उस लड़के के साथ कभी ना भागती। अरे उसकी जात वाले की वजह से आज हमारा पति जेल में सजा काट रहा है। मतलब? राजेश की जात वाले उमाकांत को हमारे पति ने मारा था और हमको तो लगता है कि उमाकांत के भाई प्रताप ने राजेश को सह देकर ये सब करवाया है साहब। आप गांव के सरपंच प्रताप की बात कर रही हैं? और किसकी बात करेंगे साहब? एक नंबर का कमीना है वो प्रताप, और उसका भाई उमाकांत वो भी कमीना था। सरोज, होश में बोल। साहब, वो दबंग लोग हैं। हम प्रताप का नाम लेकर के कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। इसने अभी जो भी कहा ना, आप उस पर ध्यान मत दो। क्यों ध्यान नहीं देंगे अम्मा? बेटी खोई है हमने। राजेश ने मारा हो या किसी और ने, छोड़ेंगे नहीं उसे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों सास बहू मिलकर इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हो? और शायद ये लोग प्रताप पर इसलिए शक जता रहे हैं ताकि मधु का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला न लगे। और अगर ये ऑनर किलिंग का मामला है तो मधु के मर्डर में राजेश के घर वालों का हाथ भी हो सकता है। राजेश के फादर ने हमें बताया कि मधु की मां ने मधु को मारकर राजेश को गायब कर दिया, पर यह भी तो हो सकता है कि राजेश के घर वालों ने मधु को मारकर राजेश को कहीं छुपा दिया हो। इस केस में लीड तभी मिलेगा राणा जब राजेश का पता चले, लेकिन प्रताप और मधु के घर वालों की दुश्मनी के एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है कि प्रताप यादव ने ही मधु को मारा हो और उसके बाद राजेश को गायब कर दिया हो ताकि किसी को उस पर शक ना हो। सर, ये प्रताप बहुत पावरफुल आदमी है, कुछ भी कर सकता है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सरोज की बेटी को मार के हमें क्या मिलेगा? और राजेश को हम क्यों गायब करेंगे? वो तो हमारी ही जात वाला था। यही तो एक वजह हो सकती है। राजेश तुम्हारी जात वाला था मगर एक ऐसे घर की लड़की के साथ भाग रहा था जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी। राजेश हमारी जात वाला था लेकिन हमारा रिश्तेदार नहीं था, और उसका बाप तो सरोज के भाई को भी कूटने को कह रहा था। हमने साफ मना कर दिया। अगर हमें कुछ करना होता तो छुपकर नहीं करते, खुले में मारते उसे, जैसे कि सरोज के पति ने हमारे भाई को मारा। मधु की हत्या में क्या सरोज और प्रताप की दुश्मनी का वो काला इतिहास कोई वजह थी जिसकी सजा मधु के पिता राजनाथ प्रताप के भाई उमाकांत की हत्या करके भुगत रहे थे? इस एंगल में फिलहाल कोई भी सिरा जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मधु की हत्या ऑनर किलिंग हो सकती थी, इस बात के संकेत पुलिस को मिल रहे थे। सरोज के भाई कैलाश के बारे में पता करो और प्रताप के बयान को भी वेरीफाई करो। पता तो चलेगी कि राजेश का बाप कैलाश को पिटवाना क्यों चाहता था। राजेश और मधु के घर वाले शक के दायरे में थे और यह पता लगाने का प्रयास हो रहा था कि राजेश अब कहां था, क्योंकि यह सवाल बार बार उठ रहा था कि अगर मधु की हत्या में राजेश का कोई हाथ नहीं है तो उसके गायब होने का राज क्या था। सर, थोड़ी देर पहले राजेश का फोन बनारस में कुछ टाइम के लिए एक्टिव हुआ था। राणा, फौरन बनारस एक टीम लेकर जाओ। जहां पर उसका फोन एक्टिव हुआ है वहां पर आसपास पूछताछ करो। हो सकता है कि वो वहीं कहीं छुपा हो। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मधु की हत्या के बाद राजेश की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई, लेकिन ये आत्महत्या थी या हत्या ये साफ होना अभी बाकी था। पर मधु की मां की गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही थी। सर, राजेश का फोन ऑन होने से 2 घंटे पहले मधु की मां को बनारस के राजपुर इलाके के एक पीसीओ से कॉल आया। और सर, ये राजपुर उसी लॉज के नजदीक है जहां पर राजेश की लाश मिली। सर, हो सकता है मधु की मां को यह कॉल राजेश की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हो। मधु को मधु की मां ने मारा या नहीं ये साफ नहीं है, मगर राजेश को मारने का उसका मोटिव क्लियर है। एक काम करो, जिस पीसीओ से सरोज को कॉल गया वहां पर पता करो कि उसको कॉल किसने किया। ओके सर। सर, राजेश का मोबाइल ऑन किया तो उसमें राजेश का एक वीडियो मिला। वो वीडियो उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड भी किया था।
मधु, अरे तू यहाँ क्यों आया है? जानता है ना सरोज तुझे देख लेगी तो क्या तमाशा होगा। माँ, हमको माफ कर देना। आपको बिना बताए हमने मधु के साथ भागने की कोशिश की। क्या है ना माँ कि हम मधु से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मधु जितना हमें मधु का खोने का दुख है, उससे कहीं ज्यादा ये सुन के हो कि हमें मधु का हत्यारा समझा गया। हमने मधु का खून नहीं किया माँ, हम तो बस उस रात। मधु तुम 2 मिनट रुको, बाइक में पेट्रोल नहीं है, हम अभी आते हैं। मधु, 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 मधु क्या हुआ? मधु, मधु आगे खोलो, मधु आगे खोलो, क्या हुआ तुझे? हमने पहले भी मधु के बिना कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर कर नहीं पाए। पर आज राजेश ने कहा कि उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की है मगर कर नहीं पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उसने वाकई में सुसाइड कर लिया हो? या फिर कहानी कुछ और ही है? पुलिस अब इस केस को डबल मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सरोज को उस लोकेशन से फोन आना जहां राजेश ठहरा हुआ था उसे शक के कटघरे में खड़ा कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस सरोज से कुछ पूछ पाती, उसके गायब होने की खबर सामने आई। हेलो सर, सरोज ढाबे पे नहीं है। सर, कैलाश। हमें क्यों बुलाया साहब आपने? चल तू खुद बता, क्यों बुलाएंगे? अरे साहब, वो जरूर राजेश के बाप ने आपको भड़काया होगा। अरे वो लोग बेकार में दीदी के लिए आपके सामने झूठ बोले, इसलिए उसको समझाने गए थे। समझाने गया था या धमकाने गया था? कब है? कब बोला पुलिस से? ये दबंगबाजी हमें दिखाई ना तो कह देते अच्छा नहीं होगा। अपनी पे आ गया ना तो ऊपर से नीचे तक नाप के रख दूंगा। साहब, वो झूठा ताप दिखा रहा है और वो प्रताप, वो भी उसकी मदद कर रहा है। कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है ये पता करना हमारा काम है। तुम लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझे? हम कोई गुंडागर्दी नहीं किए हैं, हम दो टुक बात करने गए थे बस। अब तो समझाने गया था मगर पहले तो राजेश की हड्डी तोड़ दी थी तूने। आज के बाद भांजी के आसपास दिखाई भी दिया ना, अंत से मार देंगे तुम्हें। साहब, हमारी भांजी को बहकारा था इसलिए ऐसा किए। ये बता सरोज कहाँ है? नहीं जानते साहब। दीक्षा, क्या कर रही है? बुक दे। नहीं, बुक तो मैं नहीं लूंगी। दीक्षा, बुक दे देना। नहीं, बुक दे दे। अच्छा चलो लो। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट हो गई। फोटो भी दे। नहीं, मम्मी को मालूम पड़ जाएगा, दोनों बहुत मार खाएंगे। फोटो की फीस लगेगी, तुझे जो चाहिए ले ले, पर बहन प्लीज फोटो दे। फोटो भी दे दे, प्लीज दे दे। बंदा तो बहुत सॉलिड है। हाँ अच्छा, दीक्षा, दीक्षा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है?
मत रो बेटा, चल तू उठ, कुछ खा ले। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। नहीं, हमको कुछ भी नहीं खाना, हमको बस हमारी दीदी चाहिए। दादी, दादी प्लीज दीदी को बुला दो ना, प्लीज दीदी को बुला दो। अगर मेरा बस चलता ना बेटा, तो मैं अपनी जिंदगी दे करके तेरी दीदी को वापस ले आती। पर मैं क्या करूं, ना ही हम मधु को समझा सके और ना ही तेरी माँ को। सरोज का अचानक गायब होना उसे प्राइम सस्पेक्ट बना चुका था और उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन सरोज एक सस्पेक्ट थी या खुद एक विक्टिम, ये अब भी साफ नहीं था। और इस केस में उसकी भूमिका को समझने के लिए पुलिस ने सरोज और उसकी बेटी के बीच के रिश्ते को समझना चाहा, जिसके लिए पुलिस सरोज की छोटी बेटी के स्कूल पहुंची। May I come in, sir? यस, कम इन। दीक्षा, यह है इंस्पेक्टर ठाकुर। ये आपसे आपके मधु दीदी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सर, मधु दीदी राजेश भैया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मम्मी को राजेश भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तुम्हारी मधु दीदी और तुम्हारी मम्मी के बीच में इस बात पर झगड़ा भी होता होगा? मम्मी अभी हम 18 के नहीं हुए, लेकिन अगर हम 80 के भी हो गए ना, तब भी हम यही कहेंगे कि हम राजेश के बिना नहीं जी सकते। चाहे जितना भी नाटक कर लो, चाहे जितना भी जिद कर लो, तुम्हारा और राजेश का रिश्ता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी तुम? लेकिन क्यों मम्मी, राजेश में बुराई क्या है? बुराई? उसकी जात उसकी सबसे बड़ी बुराई है। उमाकांत भी उसी जात का था और उसी उमाकांत के चक्कर में आज तुम्हारे पापा जेल में हैं। और तुम राजेश को हमारा दामाद बनाना चाहती हो। पता है ना तुम्हें, राजेश का बाप उमाकांत के भाई का दोस्त है। पर मम्मी, राजेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर राजेश के प्यार का भूत इसके सर से नहीं उतरा तो मार डालेंगे इसे, समझा लो इसे। मधु, मधु, कहाँ गई ये लड़की? कहाँ हुआ माँ? हाँ, मिली? हाँ, नहीं। ए दीक्षा, ऊपर है क्या? नहीं मम्मी। नहीं, अरे कहे थे हम कि ध्यान दो इस पर, लेकिन नहीं, तुम लोगों को जिस दिन मधु दीदी घर छोड़कर गई थी तो उन्होंने मम्मी के लिए एक लेटर भी छोड़ा था, लेकिन ये बात मम्मी ने किसी को भी नहीं बताई। वैसे आपको बोलने बताने लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। हम राजेश के साथ जा रहे, जल्दी से उससे शादी भी कर लेंगे। आप हमारी फिक्र मत करना। प्रणाम। आपकी मधु, लो भाग गई आपकी लाडली। डर था हमको अम्मा इस बात का, तभी कहते कि नजर रखो उस पर नहीं। अरे अब हमको कोस के काम मिलेगा, जाकर ढूंढो उसे। जवान लड़की अगर घर से भाग जाती है ना, तो इज्जत की पखियां उधर जाती है। एक बार मिल जाइए, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी दीदी को मारती भी थी? हाँ सर, लेकिन मम्मी बुरी नहीं है सर, बस वो दीदी को समझ नहीं पाई। तुम्हारी मधु दीदी और राजेश के रिश्ते से सिर्फ तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम थी या तुम्हारी दादी को भी इससे परेशानी थी? हमें मधु की भावनाओं की कदर थी साहब, लेकिन मेरे बेटे के जेल जाने के बाद सरोज कुछ बदल सी गई थी। वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन हर आदमी को शक की नज़र से देखती है। लेकिन राजेश पे क्यों शक है उन्हें? राजेश तो बच्चा है साहब, लेकिन सरोज उसे प्रताप और उमाकांत जैसा ही समझती है। लेकिन उमाकांत और प्रताप से तो उसका कोई रिश्ता नहीं। पर जात तो एक ही है ना, बस इसी बात से सरोज को परेशानी थी। इतनी परेशानी कि वो अपनी बेटी को मरवा दे? अरे नहीं साहब, उसका दिमाग भले ही खराब हो, लेकिन उसकी ममता में कोई खोट नहीं है। मेरे बेटे के जेल जाने के बाद सरोज ने जितनी हिम्मत जुटाई, सच कहूँ तो मधु के जाने के बाद अब अंदर से वो उतनी टूट गई थी। ए, तू जानता नहीं मेरे को? तेरे ढाबे को आग लगा के जला दूंगा। क्या बोला तू? हाँ, क्या बोला तू?
ढाबे को आग लगाएगा? हाँ, तुमको आग लगा देंगे। अपना खून पसीना बहा के बनाया है राज जी ने। दे डाला, ढाबे को आग लगाएगा? हाँ, बोले थे ना आग लगाओगे, लगा देंगे तुमको। हाँ, साला हमारे ढाबे को हाथ लगाएगा। हिम्मत से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा दीदी। क्या हिम्मत से काम ले? राज जी के ढाबे को तो हम संभाल लें, पर उनका बेटे, अरे जब वो जेल से आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे कि हम उनके मधु को नहीं संभाल पाए? सरोज की छोटी बेटी और सास दोनों ही मधु और राजेश के मर्डर में सरोज के शामिल होने की बात को नकार रहे थे। और वहीं दूसरी ओर अब तक जितने भी नाम सामने आए थे, पुलिस ने उन सब के कॉल रिकॉर्ड्स और उनसे जुड़े कनेक्शंस को खंगालना शुरू कर दिया। और तभी सरोज के देवर जगमोहन का नाम सामने आया। इसे पता चला है कि मधु का एक चाचा भी है, उसका नाम जगमोहन है। ये उसकी फोटो है। मधु के मर्डर से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन राजनाथ जब से जेल गया है, जगमोहन का मधु की मां सरोज से झगड़ा चल रहा था। और ये झगड़ा किसी प्रॉपर्टी को लेकर था सर, लेकिन कोर्ट में केस सरोज जीत गई थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात का बदला निकाला हो जगमोहन ने? पर मधु की मां ने कभी इस पर शक जाहिर नहीं किया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरोज अपनी सास की वजह से चुप हो, क्योंकि जगमोहन का अपनी मां से मिलना जुलना है। सर, आप हमको बेकार इस मामले में घसीट रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले से। मगर तेरा सरोज के साथ झगड़ा है और तेरी माँ सरोज के साथ रहती है और तुझसे भी मिलती है। चक्कर क्या है? माँ है साहब, मिलेगी। सरोज भाभी थोड़ी ना रोक सकती हैं। सरोज से क्या झगड़ा है तेरा? सर, 10 साल पहले भाई साहब ने एक जमीन खरीदी थी 8 लाख में, उसमें 2 लाख मैंने दिए थे। भाई साहब के जेल जाने के बाद मैंने पैसे के बदले जमीन में हिस्सा मांगा, तभी से सरोज भाभी हमें दुश्मन समझ बैठी। और इसीलिए तूने सरोज की बेटी मधु को जान से मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर, मधु को सरोज भाभी ने ही मारा होगा। अपने लोगों को भी शक की नज़र से देखती हैं, हमें माँ से भी उन्होंने ही दूर किया। सर, सरोज को जिस पीछे से कॉल किया गया था वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फ़ोन करने वाला उसमें कैप्चर हो गया। ये रहा उसका फुटेज। सरोज को आखिरी बार कॉल करने वाले का चेहरा पुलिस के सामने था और इसी बीच पुलिस को सरोज का फोन एक्टिव होने की खबर मिली। सीधा 4 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर बाद राइट लेना। आगे से मोड़ आएगा, वहां से राइट जाना। सर, ये तो राजनाथ है, सरोज का पति। इसे तो 7 साल की सजा हुई थी, बाहर कैसे आ गया? पुलिस ने जब पता किया तो सामने ये आया कि राजनाथ के अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी सजा कम कर दी गई थी और राजनाथ की रिहाई मधु के मर्डर से करीब 16 घंटे पहले हुई थी। पुलिस अब ये पता लगाना चाहती थी कि रिहाई के बाद से राजनाथ अब तक गायब क्यों था। ज्यादा लाड प्यार ना कीजिए इसको, आजकल ये पढ़ती लिखती नहीं है मधु। अरे सब पढ़ लिख लेगी, अभी तो 4-5 साल की बात है, उसके बाद तो विदा होके जाना ही है उसको।
पापा, हम विदा होकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो यहाँ बड़े होकर आप दोनों के साथ ढाबा संभालेंगे। मम्मी, माना अब ये मठरा के नहीं है, लेकिन अगर हम 80 के भी हो गए ना, तब भी हम यही कहेंगे कि हम राजेश के बिना नहीं जी सकते। हेलो। हाँ सरोज, कैसी हो तुम? जी? हाँ, मुझे भाग्य को रिहाई तो मिल गई, लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। ऐसे काहे बोल रहे? क्या हुआ? उससे ज्यादा कुछ मत पूछो सरोज। थोड़े से पैसे लेके कल मुझे बनारस में मिलो, और मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सजा के 1 साल पहले जेल से रिहा हो गए थे, तो सोचे घर जाएंगे, अचानक सबको हैरान कर देंगे, सब खुश होंगे। लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंचे तो देखे कि मधु हमको जेल में सरोज ने कई बार बताया था कि मधु का उमाकांत के जात वाले से इश्क चल रहा है, जिसकी वजह से हम जेल गए थे सर। जब हमने राजेश के साथ मधु को देखा तो हमारा खून खोल गया सर। हमने उसका पीछा किया। पापा, आप? कल मुई मत बोलो उनको पापा। ठीक बोलती थी तुम्हारी माँ कि तुम हमारा नाम मिट्टी में मिलाओगी। पापा राजेश से प्यार करते हैं। पापा, पापा आप कितना भी कुछ कह लो, लेकिन राजेश के बिना क्या बोल? हम अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाए सर, और हमसे और इसलिए तुमने राजेश को भी जान से मार दिया, और उसका वो वीडियो? नहीं सर, हमने राजेश को कुछ नहीं किया सर। राजेश ने आत्महत्या की थी और जल्द ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ होने वाला था, लेकिन मधु की हत्या उसके पिता के गुस्से का वो परिणाम था जिसका पश्चाताप अब उन्हें पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे करना पड़ेगा। हम तो समझे थे कि अब आपके और हमारे बीच की ये सलाखें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमको माफ कर दो सर। हमारी वजह से हम क्या कहें? हम तो आपकी दी हुई जिम्मेदारी संभालते रहे और आपका इंतजार करते रहे। इन सब के बीच हम इतना उलझ गए कि शायद मधु का ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन आपकी तो लाडली थी ना, बहुत प्यार करते थे ना आप मधु से। आप ही ने माना कि हम सब अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच उनसे मेल नहीं खाती तो हमें यह विचार भी करना चाहिए कि कहीं हमारा बड़प्पन उनकी समझ को छोटा तो नहीं आंक रहा। रास्ते प्यार से ही निकलते हैं, गुस्से और जोर जबरदस्ती से नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।